Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to the today's class. This marathon will be for 10th class और इसके अंदर हम सारे चैप्टर ज्योग्राफी के कवर करने वाले हैं और ज्योग्राफी का मैराथन रहेगा जिसमें कि आप 3 चैप्टर कवर करेंगे आज की क्लास में। कौन कौन सा? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और एग्रीकल्चर, ये तीनों चैप्टर कवर करने वाले। सबसे पहले बात करें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की, और इसके अंदर आपको जो जो टॉपिक्स पढ़ने वाले सबसे पहले तो बात करेंगे कि रिसोर्सेज होता क्या है। तो पहला टॉपिक है आपका कि व्हाट इज रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज का मतलब होता है एनीथिंग विच फुलफिल आर बेसिक नीड्स। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपकी नीड्स को फुलफिल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, अब रिसोर्सेज में आपके पास दो तरीके के रिसोर्सेज हैं। कौन कौन से? एक तो नेचुरल रिसोर्स और एक मैन मेड रिसोर्स। ठीक है, तो अगर मैं रिसोर्सेज की डेफिनेशन की बात करूं तो आपके पास क्या लिखेंगे हम? एनीथिंग इन एनवायरमेंट, है ना, एनीथिंग इन आर एनवायरमेंट which are usable for basic needs, है ना, which are usable for basic needs। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है वो क्या होता है? रिसोर्सेज होता है। ठीक है, अगर हम बात करें रिसोर्सेज की तो रिसोर्सेज आपके पास दो टाइप के हैं। ठीक है, एक ठीक है, तो आपका जो रिसोर्सेज है वो दो टाइप्स के हैं। कौन कौन से? एक तो नेचुरल रिसोर्स और दूसरा मैन मेड। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स क्या है? जो आपको नेचर से फ्रीली गिफ्ट मिला है, जो आप अपने यूज के लिए इस्तेमाल करते हो। और मैन मेड जो आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करा है? डेवलप। ठीक है, ये तो एक जनरल डेफिनेशन है। बाकी आपकी क्लास में जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। चार तरीके की डेफिनेशन है आपके लिए, मतलब चार तरीके क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसको किस तरीके से क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पहला होता है। दूसरा आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, और लास्ट है आपका क्या होता है लास्ट? चलो बारी बारी बात करिए। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, पहला आपका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और यहाँ पे आपके पास दो तरीके के रिसोर्सेज है। पहला बायोटिक रिसोर्स और दूसरा अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्स का मतलब होता है जो भी आपके बायोस्फीयर से रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बायोटिक रिसोर्स क्या है? जो आपके बायोस्फीयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चीजें हैं वो सब किसके अंदर आता है? बायोटिक रिसोर्स के अंदर आता है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। ठीक है, तो और किसी को बायोटिक रिसोर्स समझ आ गया? ठीक है, अब आते हैं अबायोटिक रिसोर्स पे। तो जो क्या है? जो कि नॉन लिविंग मटेरियल से बना होता है, नॉन लिविंग थिंग्स जो कि मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो सब किसके अंदर आता है? अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर। तो नॉन लिविंग क्रिएचर्स वो आपका क्या है? अबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए मेटल्स, रॉक्स, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपका पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है,
अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। दूसरा क्या है आपका? ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, ऑन दी बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या? कि कितने समय तक कौन सा आपका रिसोर्स चलने वाला है। अगर आप किसी भी रिसोर्स को ज्यादा मैक्सिमम टाइम के लिए यूटिलाइज कर रहे हो तो वो कितने लंबे समय तक चलेगा, और कौन सा रिसोर्स ऐसा है जो रिन्यू हो सकता है और कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल ही रिन्यू नहीं हो सकता, या फिर रिन्यू होने के लिए उसको मैक्सिमम ईयर ऑफ टाइम्स लग सकता है। ठीक है, पहला बात करेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी के लिए, तो आपका क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स। और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसा रिसोर्स जिसका आप क्या कर रहे हो, जिसको आप रीयूज कर सकते हो, और अगर आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी कर रहे हो तो वो दोबारा से आप क्या कर सकते हो, उसको रीजनरेट कर सकते हो। तो आपका किसके अंदर आता है? रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? विच एग्जॉस्ट वन टाइम दैट डज नॉट कम अनदर, और अगर वो आएगा भी तो बहुत लंबे समय के बाद, यानी मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद वो रिसोर्स दोबारा से डेवलप होगा। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? विच वी कैन रीयूज। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या है? विच एग्जॉस्ट and do not renew which exhaust and do not renew in a million of years। ठीक है, कोई नहीं, जो भी क्या गलती है? नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यू, रिन्यू नहीं हो सकता है, वही तो नॉन रिन्यूएबल आएगा ना। हाँ, तो डू नॉट रिन्यू। ठीक है, रिन्यू इन मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, ठीक। आता है अगला आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, अगला आपका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के लिए बात करें तो भैया उसको ओन कौन करता है? जो भी रिसोर्स आपके पास है या फिर जो भी रिसोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको ओन कौन करता है? वो सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। ठीक है, दैट मीन्स कि उसको कोई ना कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन कर रहा होगा उस रिसोर्स को, तो आपका क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे आपका फार्मर लैंड। ठीक है, फार्मर लैंड या फिर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसको क्या कर रहा है? कोई एक इंडिविजुअल ओन। अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी रिसोर्स को ओन करता है तो उस रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, वही अगर दूसरे रिसोर्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में, तो दूसरा आता है आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज कौन सा होता है? दैट रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय कम्युनिटी, है ना, या फिर जो भी कम्युनिटी उस रिसोर्स को ओन कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपके लिए एग्जाम्पल क्या रहने वाला है? लेक्स, पार्क्स, पॉन्ड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है? कम्युनिटी ओन रिसोर्स है, यानी कि उस पूरे लोकेलिटी में जो कम्युनिटी के लोग हैं वो सब उसको क्या कर सकते हैं? ओन कर, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है तीसरा नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्स में कौन सा रिसोर्स होता है? दैट विच इज टेक्निकली यूज बाय
होल कंट्री, तो जो भी आपका होल नेशन है वो उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। जैसे आपके लिए अगर बात करो हिल स्टेशंस, मॉन्यूमेंट्स, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी नेशन रिसोर्सेज, यानी कि नेशन के द्वारा ओन करा जाता है, और पूरे थ्रू आउट द कंट्री आप टेक्निकली देश का कोई भी व्यक्ति इन सारी जगहों को रिसोर्सेज को क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, यहाँ पे जा सकता है अपने हिसाब से और सारे काम जो भी उसको रिसोर्सेज ओन नहीं करने, दैट यूटिलाइज करने या फिर यूज करने तो कर सकता है। लास्ट आता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऐसे रिसोर्स जो आपके इकोनॉमिक जोन से, जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आपका जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इससे बियॉन्ड अगर कोई भी रिसोर्स मिलता है, अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बियॉन्ड अगर आपको कोई भी रिसोर्स मिल रहा है, तो आपका यूटिलाइजेशन तो आप उसका कर सकते हो, लेकिन आपको उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। जनरली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, मान लो जैसे आपका अगर इंडिया है, तो इंडिया से अगर 200 किलोमीटर तक की जो रेंज है, इंडिया से 200 किलोमीटर तक का जो इलाका है वो आपका क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उससे बियॉन्ड का जो इलाका, दैट मीन्स मान लो ये 200 किलोमीटर से, बात का बियॉन्ड 200 किलोमीटर से भी बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वहां पे अगर आपको कोई भी रिसोर्स मिलता है, ठीक है, तो जो भी रिसोर्स आपने फाइंड आउट करा है उसका यूटिलाइजेशन तो आप कर सकते हो, लेकिन कब, फाइंड रिसोर्स, है ना। तो जो भी आपको रिसोर्स मिले उसका यूटिलाइजेशन तो आप कर सकते हो, लेकिन परमिशन लेने के बाद, और ये परमिशन कौन देगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन परमिशन देंगे, ठीक है। तो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपने बियॉन्ड 200 किलोमीटर, आपका जो इंडियन रीजन है उसके बाद जो बियॉन्ड 200 किलोमीटर का एरिया है, वहां पे अगर आपको कोई भी रिसोर्स मिलता है तो उसको यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, किससे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अब आता है आपका लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। फोर्थ है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले बात करेंगे क्या, पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, ऐसा रिसोर्सेज जिसका आप इस्तेमाल तो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कि जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो, जैसे कि आपने उसके बारे में आपको सब कुछ पता है, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन आप अपनी रिसोर्सेज और अपनी डेवलपमेंट और अपनी टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपके सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप उस सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी राजस्थान में यूज नहीं कर, ठीक, दैट आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन आप अपनी पोटेंशियल का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स आपका क्या, पोटेंशियल रिसोर्स के अंदर वो सारी चीजें कवर होगी। तो पहला आपका क्या आता है, पोटेंशियल रिसोर्सेस, ठीक। पोटेंशियल रिसोर्स समझ आ गया सबको। एग्जाम्पल के लिए, हमें याद रखने के लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सोलर एनर्जी इन राजस्थान, तो वहां पे आपको सनलाइट एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिल जाता है, जिसका आप यूटिलाइजेशन करके इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते थे, सोलर एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आप उसका एनर्जी क्या करो, डेवलप नहीं करो, दैट मीन्स कि आपके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, तो वो किसके अंदर आता है, पोटेंशियल रिसोर्स के अंदर आता है। दूसरे में आते हैं, दूसरा क्या होता है, डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक। तो डेवलप रिसोर्स कौन सा होता है, ऐसा रिसोर्स जिसके बारे में आपने रिसर्च कर रखी है, आपको उसकी क्वांटिटी, पोटेंशियल और क्वालिटी सब पता है, सर्वेड है, और आप उसका यूटिलाइजेशन अभी करंट में कर भी रहे हो। जैसे आपका कोल एंड पेट्रोलियम, बट आपने उसकी रिक्वायरमेंट को समझा और उसका यूज भी कर रहे हो, और उसका डेवलपमेंट करने के बाद आपको पता भी है कि कितना आपके पास लेफ्ट है और कितना आपके पास पर्टिकुलर वो चीज है जितना कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगला आता है आपका स्टॉक, और फिर उसके बाद आता है रिजर्व। स्टॉक और रिजर्व दोनों में सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है कि स्टॉक में आपने जो भी रिसर्च एंड जो भी आपने रिसर्च कर रखी है, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन आप लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, है ना। तो दैट यू नो अबाउट कि कैसे आपको यूज करना है।
but do not use because of lack of टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपको सब कुछ पता है कि आपको उसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, और उसके जितने भी रिसोर्सेज है वो आपके पास अवेलेबल भी है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से आप अगर किसी भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो तो वो किसके अंदर कवर होता है? स्टॉक के अंदर। ठीक है, और रिजर्व के अंदर दैट आपने, रिजर्व का मतलब क्या है? दैट आपने स्टोर कर रखा है रिसोर्सेज को, है ना, स्टोर कर रखा है आपने रिसोर्सेज, बट स्टिल नॉट यूज, बट स्टिल नॉट यूज, बट यू आर रेडी टू यूज, कि जब भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप उसको यूज करोगे। ठीक है, अब अपने इसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और सर्वे, तीनों चीजें कर रखी है, बट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड यू विल यूज, है ना, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड यू विल यूज। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो, क्वांटिटी, क्वालिटी, सर्वे, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप बात करो एग्जांपल के लिए, तो क्या, डैम, जो कि आपका वाटर डैम है जिसको आपने बना रखा है, और उसका इस्तेमाल जो है आप जब भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के लिए हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, आप उस टाइम पे करोगे, लेकिन फर्दर टाइम पे आपने उस डैम का इस्तेमाल नहीं करा होगा। ठीक है, तो उसके अंदर आप वो सारे रिसोर्सेज किसके अंदर आते हैं? रिजर्व के अंदर आते हैं। ठीक है, अब अभी तक आपका चैप्टर होता है जहाँ पे आपने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा है, रिसोर्सेज का मतलब पढ़ा है। अगर आप आगे देखोगे तो आगे हम आपका पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अगला टॉपिक आपका क्या रहने वाला है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से ले लेना। बाकी अगर किसी को अभी एक बार रीड करना है तो रीड, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, जिसको भी जो डाउट है पूछ लो। ठीक है, हमने जितना पढ़ा है, मैं भी दोनों से रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, क्विक रिवीजन रहेगा, तो जिसको जो भी डाउट होगा पूछ लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होता है ना, कोई भी ऐसी चीज जिसका आप इस्तेमाल करते हो अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने यूज, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज के बाद हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ा था? ऑन दी बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, तो पहला आपने ओरिजिन के बेसिस पे पढ़ा, फिर दूसरा एग्जॉस्टेबिलिटी, या आप एक शॉर्ट चार्ट फॉर्मेट में बना सकते हो जिसके लिए आप लास्ट डे रिवीजन भी इससे कर सकते हो। तीसरा ओनरशिप, और चौथा डेवलप। ठीक है, ओरिजिन में आपने दो पढ़े थे, कौन कौन से? बायोटिक, इसके अंदर क्या क्या आता है? ह्यूमंस, एनिमल्स और फ्लोरा। ठीक है, और भी बहुत। ठीक, उसके बाद आपका अगला क्या था? अबायोटिक। अबायोटिक में आपने क्या क्या पढ़ा था? दैट रॉक्स,
soil, sand, metals. ठीक है, तो ये आपका था ओरिजिन पे। एग्जॉस्टिबिलिटी के भी पे आपने दो चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी? एक तो रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आपने क्या पढ़ा था कि रिन्यू हो सकता है और रिप्रोड्यूस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने नॉन रिन्यूएबल में क्या पढ़ा था कि नॉन रिन्यूएबल में पढ़ा था कि अगर एग्जॉस्ट होता है तो टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब इसके लिए अगर रिन्यूएबल के लिए एग्जांपल देखोगे तो रिन्यूएबल में आपको वाटर, सनलाइट, ये सारी चीजें क्या है, रिन्यू का एग्जांपल है ना। वही हम बात करें नॉन रिन्यूएबल की, तो नॉन रिन्यूएबल में क्या आएगा, जिसको हम एक बार खत्म हो जाए, एक बार एग्जॉस्ट हो जाए तो दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, जैसे कोल, पेट्रोलियम, जो एक बार खत्म हो। ठीक है, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सारा किसके अंदर आता है, आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आता है। ठीक है, ओनरशिप में बात करें तो ओनरशिप के लिए हमने क्या क्या पढ़ा था, चार चीजें पढ़ी थी ओनरशिप में। क्या क्या? पहला, इंडिविजुअल, यानी किसी एक आदमी के द्वारा या फिर किसी प्राइवेट ग्रुप के द्वारा ओन करा जाए। फिर आपने अगला क्या पढ़ा था, कम्युनिटी, जिसको ओन करता है कोई कम्युनिटी, है ना। फिर आपने पढ़ा था नेशनल, और फिर उसका लास्ट आपने पढ़ा था इंटरनेशनल। ठीक है, और डेवलपमेंट में आपने चार चीजें पढ़ी है, कौन कौन सा? पहला पोटेंशियल, दूसरा स्टॉक, तीसरा पढ़ा था आपने रिजर्व, चौथा डेवलप। ठीक है, तो ये चार चीजें हमने अभी तक पढ़ी है सारी। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाउन करो। ठीक है, तो यहाँ तो सबको समझ आ गया सब कुछ। चले अगले टॉपिक पे। चलो, ठीक है, तो आपका अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी आप रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो उसका डेवलपमेंट कैसे हो। ठीक है, तो अपने अपने बेनिफिट्स के लिए उनका यूटिलाइजेशन कैसे। ठीक है, तो अगर हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज जो है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा वाइटल और इंपॉर्टेंट, जो कि आपके नीड्स को भी फुलफिल करता है, साथ ही साथ अगर आप इसको अच्छी फॉर्म में डेवलप कर रहे हो तो आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग तरीके से रहेगा भी। और अगर आप मान लो, ठीक है, और अगर आप इसको इस्तेमाल एक्सप्लॉइट करके कर रहे हो तो फिर वो आपकी ग्रीड को फुलफिल करेगा, आपकी नीड को फुलफिल नहीं करेगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आपका सस्टेन रह के नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो अर्लियर टाइम पे लोगों ने जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करा उसको केयरलेसली फॉर्म में करा था, और लेड टू प्रॉब्लम्स लाइक पॉपुलेशन ऑफ पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जब आपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया केयरलेसली, तो व्हेन पीपल यूज रिसोर्सेज carelessly, it leads to land degradation, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन। ठीक है, तो जब भी आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा केयरलेसली इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्या क्या? लैंड डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आपका अगला टॉपिक है जो कि आपकी बुक में है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, है ना। उससे पहले तीन चीजें जो आपको पैराग्राफ में दे रखी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है?
use of resources in a limited manner and procure for future generation. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप रिसोर्सेज का उतना ही इस्तेमाल करें जितनी आपकी नीड है और उसको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोक्योर करके रखें, ठीक है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है, जहाँ पे ये ग्लोबल समिट है, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल समिट वाला कहाँ पे, आपके रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में स्टेब्लिश है। और यहाँ पे मीटिंग हुई थी डेवलप्ड कंट्रीज और नॉन डेवलप कंट्रीज, यानी डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की, जो क्या करते हैं प्रोक्योर, जहाँ पे इन्होंने फैसला किया था कि हमें क्या करना है, किस तरीके से रिसोर्सेज को प्रोक्योर करना है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया था, वो भी कहाँ से आया था, एजेंडा 21 की समिट का जो डिस्कशन था वहीं से रिजल्ट जो है वो आया था, किसको लेके, एजेंडा 21 से निकल के आएगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज आपने पढ़ लिया, अब आपका अगला है रिसोर्सेज प्लानिंग। तो इंडिया में किस तरीके से रिसोर्सेज को प्रोक्योर करा जाएगा वो आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर तीन चीजें जो आपको पढ़नी है, ठीक है। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, तो पहले हम समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे, ठीक है। तो रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि जो भी आप एक्सेसिव यूज कर रहे हो किसी भी चीज, जैसे कि आप एक्सेसिव यूज कर रहे हो प्लांट्स का, है ना, उनका हद से ज्यादा उनको काट रहे हो, डिफोरेस्टेशन लीड कर रहे हो, तो वो भी क्या है आपके शिफ्ट करता है आपको किस तरफ, लैंड डिग्रेडेशन की तरफ, ठीक है। तो रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है प्लानिंग वे में, वो आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप क्या करना है, सर्वे करना है रिसोर्सेज का। सर्वे में आप क्या करोगे, आप पता लगाओगे आपके पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जो कि प्रोक्योर है और कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जो कि आपको फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, और कौन से ऐसे हैं जिसका रिसोर्सेज आपके पास अभी एक लिमिटेड वे में अवेलेबल है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्लानिंग विद टेक्नोलॉजी, कि जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी है उसके बिहाफ पे अपने रिसोर्सेज को आप किस तरीके से प्रोक्योर कर सकते हैं। और लास्ट है आपका मैच विद द नेशनल प्लान, तो जो भी आपका प्लान है डेवलपमेंट का उसको नेशनल प्लान से मेंटेन करना चाहिए। जैसे मान लो आपका डेवलपमेंट प्लान है कि आपको 100 इंडस्ट्रीज लगानी है, ठीक है, और वहीं आपका नेशनल डेवलपमेंट है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 50 इंडस्ट्रीज लगाने की परमिशन दी जाएगी, तो आपका जो वो मिसमैच है वो क्या करेगा, लीड टू द प्रॉब्लम, और वहां पे आप क्या करोगे, रिसोर्सेज को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका क्या है, सॉइल एज रिसोर्स, ठीक है। तो बेसिकली सॉइल आपके लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्रोवाइड करता है। पहला तो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सॉइल आपके लिए दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है, पहला तो आपका प्लांट ग्रोथ और दूसरा सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग। तो जितने भी अन्य जीव रह रहे हैं, चाहे ह्यूमंस रह रहे हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर ट्रीज प्लांट्स एनिमल्स, जितनी भी चीजें वो सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सॉइल के ऊपर, ठीक है। अब आपका जो प्रोडक्शन है ग्रेन्स का या फिर जो भी एनिमल्स है या फिर वाटर, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, और सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ने हैं। पहला एलुवियल सॉइल, दूसरा ब्लैक सॉइल, तीसरा रेड एंड येलो, लेटरेट, एरिड और फॉरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे एलुवियल सॉइल की। तो एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, प्लेन्स इलाकों में। कहाँ पे फॉर्मेशन जो है वो होता है, प्लेन एरिया में। अब प्लेन एरिया में फॉर्मेशन होता है और ये बेसिकली फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती है। ये जो एलुवियल सॉइल है ये क्या है, बहुत ज्यादा फर्टाइल रहती है। फर्टाइल का मतलब क्या है कि इनकी उपजाऊ क्षमता बहुत अच्छी है, जहाँ पे आप खेती आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें इसके लोकेशन की, तो आपके लिए इसका लोकेशन जो रहने वाला है वो कहाँ पे है, जो भी डेल्टा बनाते हैं गोदावरी कावेरी कृष्णा नदी, जो भी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, वहां पे जो भी डेल्टा फॉर्मेशन होता है वो वाले इलाकों में एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलता है, यानी कि डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ गोदावरी
कृष्णा कावेरी। अब यहाँ पे प्रोडक्शन किन चीजों का होता है? बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो पल्सेस और व्हीट एंड अदर सेरेल, जो भी अनाज वगैरह उगता है वो एलुवियल सॉइल वाले इलाकों में उगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रेन्स कौन कौन सा, यहाँ पे ग्रेन्स अगर आप देखोगे तो ग्रेन्स आपकी होती है पल्सेस, व्हीट और सेरेल्स। ठीक है, तो एक कुछ चीज है जो एलुवियल सॉइल पे प्रोडक्शन होती है। तो आप अगर इसकी चार मेन बातें याद रखो तो प्लेन एरिया में फॉर्मेशन होता है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर से डेल्टा फॉर्मेट होता है और वहां पे जो भी इलाके हैं वहां पे आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। तीसरा, बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है और वहां पे आप अगर देखोगे किन चीजों की खेती कर सकते हो तो बेसिकली सेरेल्स की, पल्सेस की, वीट्स की, तो इन सभी चीजों की आप वहां पे खेती कर सकते हो। ठीक है, और अगर बात करें आगे तो आपका अगला है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल कहाँ पे आपको पाई जाती है? अगर मैं राज्य की बात करूँ सबसे पहले तो ये मॉइस्ट इन नेचर हो, क्या होता है? मॉइस्ट इन नेचर, यानी कि नमी वाली मिट्टी है और ब्लैक सॉइल है। और पाई कहाँ पे जाती है? महाराष्ट्र, एमपी, और सूटेबल फॉर कॉटन फार्मिंग, सूटेबल फॉर कॉटन। ठीक है, अब बात करें रेड और येलो सॉइल की, तो रेड और येलो सॉइल आपका अगला टॉपिक है। रेड और येलो सॉइल में आप देखोगे ये ऐसे जगह पे पाई जाती है जहाँ पे लो रेनफॉल वाला इलाका है, जहाँ पे बारिश जो है वो एवरेज सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा डेक्कन प्लेटो और ईस्टर्न साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन। तो ये कहाँ पे? लो मॉइस्ट वाले रेनफॉल इलाकों में, लो रेनफॉल रीजन। और आपका अगला क्या है? ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो। ठीक है, और ये बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान। ठीक है, अब आते हैं लेटराइट सोइल पे। तो लेटराइट सोइल कौन सी है? जो क्या होती है? कम फर्टाइल होती है। अगर देखें लेटराइट सोइल के क्या क्या फीचर्स हैं तो वह चेक करते हैं। तो लेटराइट सोइल आपका, एक मिनट, हैवी रेनफॉल वाले इलाकों में जहाँ पे हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल वाले इलाकों में आपको देखने को मिलती है। हैवी रेनफॉल रीजन, हाई टेम्परेचर एरिया में जो आपको मिट्टी दिखती है वो कौन सी होती है? लेटरेट सॉइल होती है। उसके बाद ये आपको कहाँ कहाँ पे मिल जाएगी? इसके कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि आपको ज्यादातर ये आपको कहाँ मिलेगा? सदर्न स्टेट्स में। कहाँ पे? सदर्न स्टेट्स, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका। ठीक है, ये दो ही आपको फिलहाल लर्न करने। और उसके बाद ये लो लो ह्यूमस कंटेंट है इसका, मतलब इसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा जो है बहुत कम रहती है। और यहाँ पे आप अगर देखो तो ग्रेन्स कौन कौन से उगते हैं? अगर आपको यहाँ पे ग्रेन्स उगाने हैं तो कल्टीवेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडिक्वेट इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि यहाँ पे एडिक्वेट इरिगेशन होना चाहिए। अगर आपका इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो आप यहाँ पे फसल को ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, सॉरी इरिगेशन नहीं, हैवी रेनफॉल इलाका है तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? एडिक्वेट फर्टिलाइजर और मैन्योर्स। ठीक है, एडिक्वेट फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ठीक है, बेसिकली चारों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये चारों ही सॉइल जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, ठीक है, यहाँ तो सबको समझ आ गया। अब आता है अपने अगले सॉइल पे, एरिड सॉइल पे, जो कि कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको प्रॉपर इरिगेशन चाहिए रहता है, जिसके लिए आप क्या करोगे? कल्टीवेशन करोगे। तो एरिड सॉइल जो है वो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर इरिगेशन चाहिए, किसके लिए? आप सबसे पहले तो कहाँ पे मिलता है? फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान।
ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये आपको यहाँ पे क्या चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए फॉर द कल्टीवेशन, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी फॉर कल्टीवेशन। ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से वाटर जो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है और आपके पास फर्टिलिटी सॉइल में बहुत कम रहती है, जिस वजह से आपको क्या चाहिए, यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए प्रॉपर इरिगेशन चाहिए होता है। ठीक है। अब बात करें फॉरेस्ट सॉइल की, तो फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे मिलता है आपको, हिली एंड माउंटेन्स वाले इलाके, हिली एंड माउंटेन्स वाले रीजन। ठीक है। ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो फीचर्स है ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। अगर हिली एरिया में तो इसका फीचर अलग होगा, और अगर माउंटेन्स इलाके में तो इसका फीचर अलग होगा। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल। और लास्ट आपका जो टॉपिक रह गया वो क्या है, सॉइल इरोजन एंड शीट इरोजन, और लास्ट आपका सॉइल कन्वर्सेशन। ठीक है। तो अगर इसको शॉर्ट में दोबारा से समराइज करें तो 6 तरीके की सॉइल थी, कौन कौन सी? पहला एलोविल सॉइल। ठीक है। दूसरा, अरे बताओ दूसरा। लेटरेट सॉइल। तीसरा ब्लैक सॉइल। चौथा रेड एंड येलो सॉइल। पांचवा था आपका एरिड सॉइल। और सिक्स था आपका फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है। ये 6 सॉइल जो है आपको याद करने हैं। ठीक। अब इन 6 में हर किसी की कोई ना कोई क्वालिटी थी, जैसे ये क्या है, मोर फर्टाइल है, इसके लिए हमने क्या पढ़ा, मोर फर्टाइल है। और ये जो है वो डेल्टा रीजन्स में पाया जाता है। कहाँ पे? डेल्टा रीजन्स में, जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लेके आती है। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें थी। फिर उसके बाद हमने, उसका दूसरा पढ़ा था हमने ब्लैक सॉइल, है ना, जो कि कहाँ पे आपको ये हमने देखा था कि किसके लिए सूटेबल होता है, ग्रेन्स के लिए, जनरली ग्रेन्स के लिए सूटेबल होता है ना। उसके बाद हमने ब्लैक सॉइल में देखा था क्या होता है, ये मॉइस्ट होता है ना, यानी कि मॉइस्चर इन नेचर। उसके बाद सूटेबल किसके लिए, कॉटन के लिए। और कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र और एमपी में। ठीक है। उसके बाद हमने लेटेड रेड एंड येलो सॉइल देखा था, जहाँ पे आपको लो रेनफॉल वाले इलाके, है ना, तो जो लो रेनफॉल वाले इलाके हैं उसके बारे में बात करी थी हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहाँ पे पाया जाता है, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में। ठीक, यहाँ तो समझ आया। अब आते हैं लेटरेट सॉइल पे, जो कि क्या है, हैवी रेनफॉल वाले इलाकों में पाया जाता है ना। तो ये आपका क्या था, हैवी रेनफॉल वाला इलाका था। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रॉपर एडिक्वेट जो था, क्या चाहिए था, मैन्योर फर्टिलाइजर्स चाहिए थे, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। ठीक है। ये सिर्फ रफली आपको समझाया जाएगा, इसमें कुछ उतारना नहीं है, बस जनरली शॉर्ट फॉर्म्स में याद रखने की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जिन पे लोकेशन की इंपॉर्टेंस है, यानी जो ब्लैक सॉइल का लोकेशन इंपॉर्टेंट है और किस चीज की फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो। उसके बाद रेड सॉइल और लेटरेट सॉइल, इनकी रेनफॉल इंपॉर्टेंट है कि लेटरेट सॉइल में आपको हैवी रेनफॉल चाहिए होता है, रेड सॉइल में लो रेनफॉल होता है। और यहाँ पे ये येलो क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब पानी कम होता है तो यहाँ पे जो रेड सॉइल है इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो जो रेड सॉइल है उसमें जो आयरन है उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से ये रेड रहता है। ठीक है। और जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो आयरन का कलर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में, जिसको इसको रेड ऑन येलो सॉइल बोला जाता है। उसके बाद बात करी थी हमने एरिड सॉइल की और फॉरेस्ट सॉइल की। तो फॉरेस्ट सॉइल तो क्या है, हिली और माउंटेन वाले रीजन्स में मिलता है, इतना बुरा भी नहीं। ठीक है। तो आपको कहाँ मिलता है, हिली एंड माउंटेन्स रीजन्स में आपको देखने को मिलता है क्या, आपका फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है। और ये सुटेबल रहता है डायरेक्ट लोकेशन टू लोकेशन, है ना। अब किस जगह पे कैसी फार्मिंग होनी है और कैसे आप ग्रो कर सकते हो चीजों को, डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट तरीके का आपको देखता है। और ये फर्टाइल रहता है लेकिन लेस देन एलुवियल सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल में बहुत ज्यादा फर्टाइल है लेकिन एलुवियल सॉइल से कम रहती है। ठीक है। एरिड सॉइल की बात करें तो एरिड सॉइल में क्या था, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, ये भी लो रेनफॉल वाला इलाका है। नहीं नहीं, क्या था ये, हाँ, लो रेनफॉल वाला इलाका था। और यहाँ पे आपको एक मिनट चेक करते हैं क्या लिख रहा है, ध्यान नहीं। हाँ, फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ, और इरिगेशन के लिए इनको एंटायर फैसिलिटी चाहिए, जिससे कि ये क्या कर सके, फार्मिंग कर सके। तो लो रेनफॉल वाला इलाका है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है फॉर कल्टीवेशन, है ना, इरिगेशन रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है। तो ये आपके 6 के 6 सॉइल्स वाले टॉपिक होता है खत्म। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, या फिर अभी पूछना हो क्लास के बाद तो क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है।
अब आते हैं अगले टॉपिक पे। दो टॉपिक और पढ़ने हैं। एक तो क्या आपका सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन क्या होता है? रिमूविंग ऑफ टॉप मोस्ट लेयर। अगर सिंपल भाषा में देखो तो सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? जो रिमूविंग, जब आप क्या कहते हैं, टॉप मोस्ट लेयर सॉइल की रिमूव हो जाती है ड्यू टू मैक्सिमम रीजन, चाहे वो फ्लड की वजह से रिमूव हो, या फिर टॉर्नेडो की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा हैवी विंड की वजह से अगर वो टॉप मोस्ट लेयर हट जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। और टॉप मोस्ट लेयर हटने से आपको बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं, जिससे वाटर लॉकिंग कैपेसिटी जो है वो पेड़ों की जड़ की वो भी खराब होती है, और जो वाटर सॉइल की जो वाटर लॉकिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो सॉइल इरोजन को आप कंजर्व कैसे कर सकते हैं वो, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉइल इरोजन होता क्या है। नेचुरल वे ऑफ सॉइल इरोजन क्या है? विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लेड टू इरोजन। तो नेचुरली तो अगर आप देखोगे तो सॉइल इरोजन दो तरीके से हो सकता है, एक तो हमारी वजह से, है ना, और एक नेचुरली। ठीक, तो सॉइल इरोजन दो तरीके से, एक तो नेचुरली, एक ह्यूमंस की वजह से। ठीक है, तो ह्यूमंस की वजह तो सबको पता है जनरली क्या क्या रीजन हो सकते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, है ना, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप अगर ह्यूमंस की वजह से देखो तो सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, ये बेसिकली दो रीजन। और यहाँ पे क्या, नेचुरली विंड फ्लो और ग्लेशियर मेल्टिंग, है ना। तो जब भी ग्लेशियर मेल्ट होता है तो अपने साथ बहुत ज्यादा पानी लेके आता है, जिससे कि वाटर लीड टू द सॉइल इरोजन। तो इसके पानी की वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन हो जाता है। और दूसरा, विंड, बहुत तेज हवा चलती है तो जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या होती है? रिमूव ऑफ हो जाती है। ठीक है, अगर ह्यूमन एक्टिविटीज में देखें तो, और मैंने दो चीजें और बताई थी, क्या क्या? तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब आते हैं अपना मेजर्स क्या है। अब देखो, एक तो हमने सबसे पहले जाना सॉइल इरोजन होता है क्या, दो तरीके से होता है, एक तो नेचुरली होता है, ठीक, और दूसरा ह्यूमन की वजह से होता है। अब जो सॉइल इरोजन हो गया उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं? तो कंजर्व करने के आपके पास क्या क्या मेथड्स है वो आपको पढ़ना है। पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर उतारते हैं आगे। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करने की इच्छा है। ठीक है, इसका एक एक पॉइंट रह गया था, जो कि क्या है? माइनिंग। ठीक है, ठीक, तो आप जब बहुत ज्यादा लैंड में माइनिंग करते हो तो उसकी जो कैपेबिलिटी है होल्ड करने की, चाहे वो किसी भी चीज को, चाहे वो सॉइल की हो चाहे वाटर की हो, तो वो खत्म होती रहती है। ठीक है, अब सॉइल का कंजर्वेशन देखोगे तो सॉइल का कंजर्वेशन कैसे करते हैं उस पर आते हैं। देखो, यहीं से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। पहला, एफोरेस्टेशन, है ना, जितने ज्यादा पेड़ लगा सकते हो। ठीक, ठीक है, एक तो आपका अफोरेस्टेशन। उसके बाद और क्या कर सकते हो? स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हो। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या है? या फिर शेल्टर बेल्ट फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो आपका अफोरेस्टेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट, ये कुछ मेन रीजन, मेन वे है किसको, सॉइल को कंजर्व करने, सॉइल इरोजन को कंजर्व करने। ठीक है, और हिली एरियाज में आप क्या कर सकते हो? काउंटर कर सकते हो इन चीजों से, किसकी वजह से, कैसे? इन हिली एरिया यू कैन काउंटर दिस विद टेरेस फार्मिंग। इन हिली एरिया you can counter this terrace farming। ठीक है, तो दिस इज हाउ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आप लोग क्लास के बाद पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ, कल के नोट से ही कराता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था? रिसोर्स इन डेवलपमेंट में रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच वी रिक्वायर टू फुलफिल आवर नीड्स। तो कोई भी चीज जिसकी जरूरत पड़ती है हमें, किसके लिए? अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन करा था हमने रिसोर्सेज का चार बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे हमने दो तरीके के रिसोर्सेज पढ़े, क्या क्या? बायोटिक रिसोर्स और
अबायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, जो बायोस्फीयर से रिलेटेड होता है, जो भी ह्यूमन बींग्स है या फिर जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, बायोटिक रिसोर्स के अंदर आते हैं। अबायोटिक रिसोर्स के अंदर वो सारे नॉन लिविंग क्रिएचर्स आते हैं जो कि नॉन लिविंग क्रिएचर्स है। जैसे आप एग्जांपल लोगे तो मेटल, रॉक्स, है ना, तो ये सारा आपका क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज। उसके बाद बात करें हमने ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पढ़ा था, तो ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी मैंने दो चीजें पढ़ी, क्या क्या, एक तो रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है, जो रिन्यू और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हम ड्यूरिंग द टाइम्स, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद बात करें हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या था, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स था आपका जो कि एग्जॉस्ट हो जाता है, और अगर एग्जॉस्ट हो गया तो उसको दोबारा से रिन्यू होने में कितना टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, जब तक कि आपका ह्यूमन एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी खत्म हो सकता है। तो जिसकी वजह से आपको क्या करना चाहिए, प्रोक्योर वे में और अप्रोप्रिएट वे में ही अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल के लिए, तो आपका कोल, पेट्रोलियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप में आपने चार रिसोर्सेज देखे थे। इंडिविजुअल ओनरशिप, इंडियन इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जिसको कोई भी व्यक्ति खुद से ओन करता है, फिर कोई प्राइवेट ग्रुप ओन करता है। जैसे मान लो अगर आप बात करते हो किसी फार्मर के लैंड की, तो वो जितना भी ग्रेन्स या फिर जो भी चीजें कल्टीवेशन करेगा, उसका राइट सिर्फ उसको ही बेचने का रहेगा, और वो उसको बेच के अपना प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो दैट लैंड इज नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, तो आप अगर प्लॉट की बात करो, फार्मर्स लैंड की बात करो, तो वो क्या है, आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है। अगर वही बात करें हम, दूसरा क्या पढ़ा था हमने, कम्युनिटी रिसोर्स। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब क्या, दैट रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय होल कम्युनिटी। अगर हम बात करें गोकुलधाम सोसाइटी की, तो वहां पे जितने भी मेंबर्स, वो उनके पार्क को, उनके मंदिर को यूज कर सकते हैं। तो दैट वो क्या है, उस कम्युनिटी के द्वारा ओन करा जा रहा है, तो उस कम्युनिटी का ही रहेगा, उसके अलावा अगर उसको कोई यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, वही बात करते हैं नेशन ओन रिसोर्स की। नेशन ओन रिसोर्स क्या होता है, ऐसे रिसोर्स है जिसको कि पूरे देश में कोई भी व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर सकता है विद एन एप्रोप्रिएट परमिशन। अगर आपको किसी भी गार्डन वगैरह में जाना होता है या फिर मॉन्यूमेंट्स में जाना होता है, तो आप क्या करते हो, परमिशन लेते हो, टिकट लेते हो, एंट्री लेते हो, और वहां पे विजिट कर लेते हो। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एनीवन हु कैन बिलोंग टू द नेशन, कैन विजिट टू द नेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं भैया, वो सारे रिसोर्सेज जो क्या है, बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैंने आपको बताया था कि 200 किलोमीटर से अंदर का इलाका जो आपका देश है, और आपसे देश से लेकर समुद्र के 200 किलोमीटर का इलाका है, वो आपका क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अगर उससे बाहर आपको कोई भी रिसोर्स मिलता है, तो वो क्या रहेगा, इंटरनेशनल रिसोर्स रहेगा, और आपको और उसको यूटिलाइजेशन करना है, तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने चार रिसोर्सेज पढ़े, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, उसके बाद पढ़ा था हमने स्टॉक और रिजर्व। ठीक है, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, ऐसा रिसोर्स फॉर विच वी आर एबल टू यूज बट वी आर नॉट यूज दैट। जैसे आप बात करोगे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की, तो अगर आप सोलर एनर्जी की बात करो, तो आप राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे अंदर पोटेंशियल भी है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं, तो दैट हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल वहां कर सकते हैं। सेम तरीके से आप गुजरात में विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप उसको प्रोक्योर वे में इस्तेमाल नहीं करते, जिस वजह से इसके अंदर आता है, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आता है। उसके बाद बात करते हैं डेवलप रिसोर्सेज की, जिसका आपने सर्वे कर लिया, आपको क्वांटिटी पता है, आपको क्वालिटी पता है, दैट हाउ मच यू हैव। जैसे आप कोल इन झारखंड, है ना, राजस्थान में धनबाद जगह, और सॉरी झारखंड में धनबाद जगह, जहाँ पे आपको बहुत सारा कोल मिलेगा, जिसको आप क्या करते हो, रिसर्च करके आपको पता है कितनी क्वांटिटी है, तो वो सारा रिसोर्सेज के आपके पास डेवलप्ड है, दैट आपके उसके बारे में पता भी है, और आप उसका यूटिलाइजेशन भी अपनी डे टू डे लाइफ में कर रहे हो। उसके बाद बात करते हैं स्टॉक की, तो स्टॉक क्या है, ऐसी चीज जो कि आपके पास अवेलेबल तो है, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस से हम व्हीकल्स को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि जर्मनी में भी यूज भी करा जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी उसकी टेक्नोलॉजी नहीं, जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन गैस को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, जिस वजह से अभी हाइड्रोजन, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टॉक, कि हमारे पास हाइड्रोजन तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, दैट वी डोंट नो, तो वो हम क्या कह सकते हैं, स्टॉक के अंदर आए। रिजर्व का मतलब क्या होता है, दैट आपके पास वो चीज अवेलेबल है, और आपके पास रिसोर्सेज भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन वेन एवर इट रिक्वायर्ड यू विल यूज इट। अभी आप उसका इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था डेवलप रिसोर्स के बारे में, जो कि आपको मेंटेन करना था, कि आपको रिसोर्सेज कैसे डेवलप करना है, उसका देख क्विक रिवीजन भी करा था। और उसके बाद हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को देखा था, कि इंडिया में डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, और उनको मेंटेन करना। फिर उसके बाद एजेंडा 21 के बारे में पढ़ा था, कि आप उसको कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे क्या रिजल्ट आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी करंट रिसोर्सेज को उस तरीके से यूज करो कि आप उसको प्रोक्योर कर सको, इसके लिए अपने आने वाली फर्दर जनरेशन के लिए भी। ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया में, ये तो आपको लर्न करने वाली चीज है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हमने लैंड पैटर्न के बारे में पढ़ा था, कि इंडिया का लैंड जो है, ये जो आप 43, 30 और 27 देख रहे हो, ये इंडिया का टोटल लैंड का सिर्फ और सिर्फ 93% है। क्यों, क्योंकि आपका जो पीओके है वो भी इसमें आ जाता है, और अक्साई चीन, है ना, जो ऑक्यूपाइड
चाइना द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के इलाके, उसमें कुछ इलाके जो ऐसे जो चीन के हाथ में अभी आपके कंट्रोल में, दैट बॉर्डर एरिया और उससे आगे वाला इलाका भी आप इंडिया का मानते तो ये चीजें ड्राफ्ट करते हो, लेकिन अभी वो आपके पार्ट में नहीं है। तो अभी टोटल लैंड इंडिया का सिर्फ और इंडिया के पास 93, और उसी के बिहाफ पे हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है। ठीक है, अब इंडिया में लैंड का यूज जो दो तरीके से करा जाता है, तो फिजिकल फैक्टर के लिए और दूसरा ह्यूमन फैक्टर के लिए। फिजिकल फैक्टर के लिए आप जैसे सॉइल का इस्तेमाल करते हो, जो क्या है सॉइल का, वाटर का, क्लाइमेट, तो ये सब क्या है फिजिकल फैक्टर, जिसके ऊपर आपकी फार्मिंग डिपेंडेंट रहती है। जैसे आप बात करोगे राइस जो है वो वेट क्लाइमेट में ही ग्रो करता है, तो ये क्या है फिजिकल फैक्टर है कि वो चीज पे आपका कुछ ना कुछ डिपेंड है। वहीं ह्यूमन फैक्टर की बात करें तो जो ह्यूमन के कंट्रोल में है, जैसे कि आप टेक्नोलॉजी डेवलप करके क्या कर सकते हो, अपने लिए रोड्स बनवा सकते हो, अपने लिए इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करा सकते हो अपने लिए, और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें, हमने लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा था, उसके पीछे कारण क्या क्या, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन और ओवर ग्रेजिंग। और उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, वही कंट्रोल ग्रेजिंग करके, अफॉरेस्टेशन करके और शेल्टर बेल्ट्स करके। ठीक है, ये कुछ नहीं था, ये हमने सिर्फ सॉइल समझा था, जो कि हमने आज की क्लास में भी समझा है। ठीक है, तो दैट्स हाउ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी को